नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान जो है वो जारी है। केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर फिलहाल जो है वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि दूसरे फेज के मतदान के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। वहीं अगर हम अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो फिलहाल असम की बात करें तो असम में, और दूसरी ओर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि 68.92% मतदान जो है वो त्रिपुरा में हुआ है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो 60.32% वोटिंग हुई है। बिहार में 44.24% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में 63.92% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 57.76% वोटिंग हुई है। तो कर्नाटक में 50.93% वोटिंग हुई है। वहीं केरल में 51.64% वोटिंग हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 46.50% वोटिंग जो है वो हुई है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 46.50% हुई है। तो महाराष्ट्र में 43.01% वोटिंग हुई है। मणिपुर में 67.48% वोटिंग हुई है। तो राजस्थान में 50.27% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 68.92% वोटिंग हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 44.13% वोट पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 60.60% वोटिंग हुई है। ऐसे में अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फिलहाल अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक के, उसमें महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है और उसके बाद फिर बिहार में, महाराष्ट्र में 43.01% है। तो वहीं बिहार में 44.24% वोटिंग हुई है। अमित जी जुड़े हुए हैं और वहीं दूसरी ओर कुणाल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमान अमित जी के पास जाएंगे जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अमित जी, चूंकि अभी जो वोटिंग परसेंटेज हमने दर्शकों को बताया उसके मुताबिक बिहार में जो है वो अभी तक मात्र 44.24% ही वोटिंग हुई है। आखिर क्या वजह है कि पहले चरण से ही बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी गिरा हुआ जो है वो नजर आ रहा है? अमित जी। जी 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 मैम, ये वोटिंग बहुत कम है। एक धूप के कारण, दूसरा एक ये आपका धूप के कारण मैम बहुत वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। देख ही रहे होंगे आप भी, पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से। जी अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं। कुणाल, जो अभी तक के वोटिंग परसेंटेज फिलहाल हमारे पास है, 3 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा जो है वो वोटिंग देखने को मिला है 3 बजे तक। क्या कुछ कहिएगा? 68.92% वोटिंग हुई है। कुणाल जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज वहां पर ज्यादा हुआ है, इसका यह है कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग वहां पर ज्यादा किया है। वहां पर जो विकास कार्य हैं, वहां के जो वर्तमान जो निवर्तमान सरकार है उनसे संतुष्ट है, उनके कामकाज से संतुष्ट है, जिससे जनता निकलकर खुलकर जो है वोटिंग। कुणाल, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं चाहूंगी कि कुणाल की आप अपने फोन को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ और भी अन्य सहयोगी जुड़े हुए हैं। जो मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में है, मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपने फोन को म्यूट कर ले और जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो फिर आप अपने फोन को अनम्यूट करिएगा। हम चलेंगे संजय के पास। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, बताइए, बिहार की अगर हम बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज संजय हमारे पास आया है, महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है, यानी कि 43.01 3 बजे तक का। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो मात्र 44.24% मतदान ही अब तक हुए हैं बिहार में। संजय, देखिए, पहले मतदान के बाद जो है, पहले चरण के जो
दान हुए 5 सीटों पर, उसके बाद जो है स्थितियां बदली है और आज भी जो स्थितियां हुई दूसरे चरण के मतदान में उसमें वोट प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन कई बूथों पर जो है हंगामा देखने को मिला है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां पर जो स्थितियां थी कि परसेंटेज कम होने के पीछे क्या वजह थी वो हमने जब जाना और जब लाइव इंडिया की टीम ने खबरों को पूरे विस्तार से दिखाया, तब जाकर वहां के अधिकारी और जो भी मौजूदा अधिकारी थे उनमें आए और कई महिला खड़े खड़े इंतजार कर अपने लाइन में ही वो बैठ गई वो अपने जगह पर और बहुत देर तक इंतजार करती रही, करीबन 3 घंटे तक लाइन में थी, जिसके वजह से जब लाइव इंडिया की टीम ने खबरों को दिखाया तब जाकर वो हरकतकारी और आनन फानन में उस महिला को कुर्सी दी गई, टेबल दिया गया बैठने के लिए और उससे जल्दी से उन्हें वोट कराया गया। तो ये असर होता है लाइव इंडिया की खबर का। तो अभी हम अररिया में है, संसदीय क्षेत्र में है और अररिया विधानसभा जहां पर प्रदीप सिंह जो है एनडीए से उम्मीदवार है, बीजेपी से और जीते हुए सांसद हैं और अररिया के लोग इस बार क्या सोचते हैं और इंडिया गठबंधन से शहनवाज जी हैं जो इंडिया गठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो कांटे की टक्कर यहां भी आपको तीसरे फेज में देखने को मिलेगी, होने हैं 7 तारीख को। तो ऐसे में जो है पूरी तरीके से जो अररिया के लोग हैं क्या सोचते हैं, हम सीधा बात करेंगे। स्थिति है क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है और जब भी बाढ़ इस इलाके लोगों को कई तरह की कठिनाइयां होती है। यहाँ पे लोग जी मेरा रहना हुआ तो क्या स्थिति है अररिया की? खराब है पर रेलवे स्टेशन की रुना खराब है, आदमी को बहुत परेशानी का सामना कर बार बदलाव चाहते हैं, शहनवाज आलम को जिताना चाहते हैं। आखिर क्या मोदी के लहर में आप नहीं जो मोदी जी का? जी आज अररिया फरबिसगंज आया हुआ कि काम जो है कि बहुत ध्यान नहीं दिया गया और प्रदीप सिंह जी जो है कि 10 साल आपने उनको कि नहीं? अभी तक तो घूमते हुए थे। कभी पहले आपने उनसे मुलाकात की? पहले बातचीत हुई है कभी? बातचीत हुई है हमसे। अच्छा, अररिया में क्या विकास होना चाहिए, क्या बाकी रह गया? यहाँ तो बहुत का है, यहाँ पर रोड का जो है कि रोड का भी स्थिति खराब है बहुत जगह और जनता का ये है कि मतलब जो इस बार बदलाव हो जाए। तो बदलाव करने के मूड में आप लोग हैं? जी तो देखिए लोग बदलाव करने के युवा हैं, कुछ उनसे भी हम जानते हैं। अररिया में क्या सोचते हैं अररिया के लोग इस बार? और जो पूर्व मंत्री हैं आपदा, इस बार वो जीतेंगे। यहाँ एक तरफा जीत हो रही है इसका शहनवाज आलम का और बीजेपी का यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, जिधर भी जा रहा है उसका विरोध ही विरोध हो रहा है, जूता चप्पल बरस रहा है। जी आया है मोदी जी का ऊपर पे भी जूता चप्पल बरसा है, उसको भी काला झंडा दिखाया और यहाँ पे कोई काम आज तक नहीं हुआ, खास कर बात किया है अररिया 0 माइल कभी कोई नहीं सोचा करके देख सकते हैं इतना, लेकिन मोदी जी का यहाँ कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ यहाँ से जीतेगा और महागठबंधन का सरकार इस बार। रेखा इस वक्त मूड में है अररिया में और तीसरे होने हैं, जैसे अररिया में पहुँच गए तो हम जानेंगे। तो यहाँ पे कुमार के साथ क्षति हुआ है, पलटी मारता है, उसको ये मालूम नहीं है अपना लो है, कभी 4000 बोल कुर्मी यादव हिंदू मुस्लिम ये सब यहाँ पे इस बार चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सब एक तरफ से शहनवाज आलम का साथ खड़ा है। कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, तो आप कैसे सोचते हैं इस बारे में मुसलमान होने के नाते? मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं है, मुस्लिम तो जानते ही है वो बर्दाश्त और सब्र। पसंद? जी मोदी जी को क्यों नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ प्रदीप सिंह जो है कि प्रत्याशी ठीक नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी से आप नाराज? हाँ, पक्षपात बहुत होता है यहाँ पे और काम भी नहीं होता है। किसी भी पर्व बकरीद हो ईद हो कभी कुछ मारपीट करवा देना। हम पिछले साल आरएस से आ रहे थे, दंगा का बीच से भाग करके जान बचा करके हम लोग भागे। तो सिर्फ पर्व होना है, उसको दंगा फैलाना है। हम जानते हैं। रेखा आप यहीं रहते हैं अररिया विधानसभा। तो क्या लग रहा है इस बार अररिया का मूड क्या? हम शहनवाज आलम का सब थी है, ठीक है। परसों आए थे यहाँ पर मनोज तिवारी जी, बहुत दूर से मंगाए गए थे कि वो प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पर उसी का आदमी सिक्टी विधानसभा में वहाँ पर इतना आदमी सब पर लास्ट में उसका वापस चलना पड़ा। क्यों? मोदी जी भी आज आए थे, मोदी न सुने, इसलिए न सुने कि हम लोग जुमा का दिन थे, ठीक है, जुमा का ही समय आए थे, उसी समय उसका लाइव चल रहे थे, उसके बाद हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ, अररिया में इस बार मालूम बदलाव का मूड में है पूरा। आपके हिसाब से क्या विकास अररिया में हुआ और क्या बाकी रह गया? हुआ तो कुछ नहीं है, तस्लीमुद्दीन का देन है कि रेलवे का काम हो गया, रेलवे का
भी काम चल रहा है। अभी रेलवे का काम हम चालू करवाए हैं, लेकिन रेलवे तो पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि रेलवे का काम तस्लीमुद्दीन पास करा के चला। और अभी यहाँ पर बाढ़ पीड़ित का इलाका है, यहाँ पर कोसी में क्या कहते हैं बांध बांधने का काम भी चालू होने वाला है, वो पास। अच्छा, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो जब बाढ़ आता है तो पूरे इधर का इलाका का सब आदमी सब ये सब आ जाते हैं, यहाँ पर आकर के घर उर बना के रहते हैं। सब ये समस्या बात है आरजेडी उससे आदमी घूम फिर कम करते थे, तो आलम को जो कैंडिडेट बनाया है उससे जनता में बहुत खुशी। ताज हुसैन से लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव करे, तो बड़े लोग कुछ और लोग भी हैं, लगता है कुछ करते। हाँ, यही रहते हैं हम लोग, ड्राइवर हैं। किस चीज का है बालू वालू में ट्रक चलाते हैं। हाँ। एक बार आप अपने कैमरे को एक बार ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी तस्वीरें जो है वो बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है, साथ ही आवाज़ भी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संजय, हम फिर आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा और फिर एक बार हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, दूसरे चरण का मतदान जो है वो आज देश में हो रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी उन सभी सीटों पर सभी की नज़र टिकी हुई है, क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र? सत्येंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम रुख करेंगे आयुषी का। आयुषी, बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, क्या कहिएगा आयुषी? आयुषी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे तमाम लोगों से एक बार फिर संपर्क साधने की। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियां रेस नज़र आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई जगहों से जो है वो ईवीएम खराब और झड़प की भी तस्वीरें जो है वो सामने आई। फिलहाल नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अलग अलग जगहों से तमाम नेताओं ने जो है वो अपने मत का भी इस्तेमाल किया है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो फिलहाल हो रहा है। हम एक बार फिर जुड़ेंगे हमारी सहयोगी आयुषी के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा आयुषी? जी बिल्कुल रेखा, आज जो है दूसरे चरण का चुनाव मतदान है बिहार में और 5 जिलों में आज वोटिंग हुई है, मतदान किया है लोगों ने सुबह से ही। और आज हमने जो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो पहले चरण का मतदान हुआ उससे इस चरण में, दूसरे चरण में कई ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, 50% तक बढ़ोतरी देखी गई है और अच्छा काफी मतदान दूसरे फेज में पहले चरण के मुकाबले रहा है। देखा तो 46.55% ही वोटिंग हुई है, यानी कि पिछली बार भी जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम था अन्य राज्यों की तुलना में, इस बार भी कम है आयुषी है। लेकिन अगर देखा जाए बिहार का ये जो प्रतिशत इस फेज में आया है, तो ये पहले चरण से थोड़ा सा ज्यादा इस बार बढ़ा है। लोगों ने वोट दिया है, जाकर मतदान किया है और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और हम लोग सीधे उनसे ही जानेंगे कि आज दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें क्या रहा है। क्यों सर, आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? चलिए देखिए, कुछ लोग जो है रेखा बात नहीं करना चाह रहे, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा दूसरे चरण में जो रहा है मतदान वो कैसा रहा है। सर, आज दूसरे चरण में मतदान हुआ बिहार के 5 जिलों में, तो प्रतिशत नहीं पता है बाबू, और इस पे हम नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या पता। तो आप वोट करेंगे ना? वोट जो है अब मेरा चरण आएगा तब ना, मेरा लास्ट चरण है। लास्ट चरण है, तो इसमें अभी कैसे देख रहे हैं आप? आप भी जनता है तो क्या लग रहा है? क्या? अच्छा, ये वो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग के बीच में आ रहे हैं। आप अपना वक्तव्य बताइए कि इस बार देखिए, आप इस वक्त लाइव में है सर, आप इस वक्त लाइव में, जनता आपको सुन रही है, लाइव हमारी जनता सुन रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमसे ज्यादा लोग से आप संपर्क कर रहे हैं, आप एक ईमानदारी से बताइए कि देखिए हम लोग इस वक्त आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता से जाने, उस हिसाब से हम जानना चाह रहे हैं आपसे। ये बताइए कि क्या स्थिति रहा है अभी? देखिए, स्थिति अभी तक सही रही है, लेकिन हम लोग आम जनता के बीच में पहुंचे। जी, क्यों आप लोग वोट नहीं कर रहे क्या इस बार? देखिए रेखा, कुछ लोग जो है सीधे कह रहे हैं कि वो वोट नहीं करेंगे और वो साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे कि वो लोग कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता जो है अभी फिलहाल शायद क्योंकि को हम दिखाएं जो लोकतंत्र के महापर्व से खुद को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, भले ही वो ना कहें कुछ आयुषी, उनकी तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और हर किसी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि महापर्व में वो हिस्सा नहीं लेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, ऐसे में ऐसा लगता है कि उन्हें अपने देश के लोकतंत्र की चिंता ही नहीं है।
बिल्कुल रेखा, जनता जिस तरीके से अब जनता जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहा है और जनता का मूड जो है पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को बता रही है और सीधे तौर पे ये लोग हमसे ही सवाल करने लगे, जबकि हम लोग खुद जनता की जो दिक्कतें हैं वो सब सामने लेकर आ रहे हैं। सर आप लोग बताइए, आप लोग क्यों कैमरे से क्यों बचना चाह रहे हैं? आप लोग देखिए, लाइव में आम जनता है, आप लोग को दर्शक काफी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देश के विकास के लिए वोट करेंगे हम लोग। देश के विकास के लिए वोट करेंगे। कैसा विकास देखना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर विश्व के पटल पर हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब देश मजबूत हो। आज विश्व के पटल पर देश का बहुत मान सम्मान बढ़ा है, उसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी जो देश का विकास करे? सरकार अब अभी तो हमको लग रहा है कि सरकार अभी कंटिन्यू करेगी, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करेगी। बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करेगी और विकास भी वही। ऐसा मेरा निजी मत है। तो 10 वर्षों में कितना विकास किया है? विकास किया, आपको विकास दिखेगा। पुल पुलिया जितना भी ओवरब्रिज वगैरह बना है वो सब तो दिख रहा है विकास। आपका यही मुद्दा है कि विकास जो है वो होना चाहिए और मुद्दा विकास है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का मिशन है वो पूरा हो जाएगा? लग तो रहा है। चलिए देखिए रेखा, इन्होंने सही तरीके से बात की और अपने मुद्दे जो है इन्होंने बताए हैं कि ये विकास देखना है और इस बार इन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे तो वही विकास करेंगे। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण जो बिहार के 5 जिलों में मतदान हुए हैं और उसका वोट प्रतिशत जो है वो पहले चरण से थोड़ा सा अधिक हुआ है। इलेक्शन में थोड़ा जनता लोग ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे सर? उसकी कुछ वजह है कि हमारे ख्याल से तो बहुत सारी बातें हैं। जात और धर्म पर वोट की राजनीति हो रही है और नफरत की राजनीति है। इसके लिए लगता है कि कुछ लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं और यही सब बात। क्या जनता में कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है सर इस वजह से? नहीं, साइलेंट वोटर है, कुछ बोल नहीं पाता है। साइलेंट वोटर। तो आपको क्या लग रहा है जब आपकी बारी आएगी मतदान करने की, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार से आप ज्यादा संतुष्ट है, खुश है? हम तो प्रेजेंट सरकार से खुश हैं। कितना विकास देखा है सर? विकास तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लगता है कि इसके रीजन में थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा सही लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी जो आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो काम होगा जैसे आपको अभी तक लगा है कि इससे ज्यादा काम होगा? उम्मीदें कितनी है सर प्रेजेंट सरकार से? और सब विकास तो हुआ, लेकिन नौकरी के मामले में तो बहुत ज्यादा नौकरी नहीं मिल पाई है। आप ये कह रहे हैं कि हर चीजों में विकास किया है मोदी सरकार ने, लेकिन नौकरी के मामले में पीछे रह गई है। क्या लग रहा है ये जो आपका मुद्दा ये कौन? बिना रोजगार तो किसी का न देश समृद्ध होता है न विकास हो सकता परिवार का। तो इस सेंस में तो रोजगार देना बहुत जरूरी है। कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आएगी और वो रोजगार भी, उसे उम्मीद है रोजगार का जो है वो ठीक देंगे इस बार। क्या लग रहा है जाएगा जो वो बोल रहे हैं? बहुमत लाएगा, उससे कम। देखिए रेखा, इन्होंने भी अपना बताया कि अपनी बात को रखा और अपने मुद्दों को रखा कि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से संतुष्ट है और कहीं ना कहीं आने वाले इस चुनाव में भी ये उन्हीं को मौका देंगे और उन्हीं के काम से ज्यादा खुश और आयुषी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, जिन उत्तर प्रदेश की सीटों पर फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं उसके अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज फिलहाल हमें मिला है सत्येंद्र, वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उतना बेहतर तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बेहतर है अभी 3 बजे तक के हिसाब से अगर देखें तो। सत्येंद्र, रेखा 3 बजे तक का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो करीब 44% वोटिंग परसेंटेज हुआ है सभी 8 लोकसभा सीटों पर जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 5 बजे का अपडेट आने वाला है और यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुछ देर में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो
तो ये पता चल जाएगा कि 5 बजे तक क्या वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज जो है बड़ी कड़ी धूप के वजह से कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है इस बार पहले के चुनाव की अपेक्षा। लेकिन ये है कि शाम को जब 5 बजे वाला जो वोटिंग था, 5 से 6 बजे लोग जब बढ़े हैं, तब उम्मीदें जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। फिलहाल अभी जो सभी 8 लोकसभा सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है दूसरे चरण में, इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और अभी तक कोई ऐसी कोई घटना या कोई शांति भंग करना या फिर कोई ऐसी तरीके की कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है। स्पष्ट तरीके से वहां चुनाव हो रहा है, भय मुक्त वहां पर चुनाव हो रहा है। रेखा, चुनाव हो रहा है, बिल्कुल सत्येंद्र। अगर हम बात करें तो कई जगहों से कई सारी ऐसी भी खबरें आई जहां पर ईवीएम जो है वो खराब हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तुरंत उन सभी चीज़ों को ठीक कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग जितनी एक्टिव नज़र आ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, ताकि मतदाताओं को उतनी परेशानी ना हो, लेकिन मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में विफल नजर आ रही है। अगर बिहार की भी बात करें तो वहाँ भी वही हाल है और उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। सत्येंद्र, हाँ देखिए, धूप बहुत तेज है और ऐसे में लू का अलर्ट भी है मौसम विभाग की तरफ से और तमाम दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। इन सारी दिक्कत और परेशानियों को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जो वहां पर जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, वो उन्होंने जो है वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद सभी जगह जहां पर पानी वानी की व्यवस्था कर रखी है और साथ ही में जो मेडिकल किट भी वहां उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है पहले से शाम के समय जरूर बढ़ रहे हैं। दोपहरी में जब कड़ी धूप थी तो उस समय वोटिंग परसेंटेज घटा इसलिए था, उस तरीके से नहीं बढ़ा जैसा बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब शाम को 5 बजे का अपडेट आएगा और 6 बजे का जो अपडेट आएगा उसमें कहीं ना कहीं रेखा वो रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे कि अगर गर्मी हुई है और धूप बढ़ी है, अगर उसका परसेंटेज गिरा है तब तो निंदनीय है। और अगर इन सारी चीजों से हट करके और कड़ी धूप का सामना करते हुए और तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मतदाताओं ने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम आगे किया है तो जरूर वोटिंग परसेंटेज और बढ़कर आएगा। और इन सारी चीजों को देखते हुए तमाम चीजें वहां व्यवस्था की गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां पर पूरे चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। नोएडा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, रेखा मैं बताना चाहूंगा, उसमें एक मतदाता ने मतदान किया है और मोबाइल से वीडियो बनाकर उसको वायरल भी किया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तो इसको लेकर के तमाम तरीके के लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि जहां आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग इस पर पूरी नजर बनाए रखा हुआ है, तब फिर ऐसा वीडियो कब तक कैसे वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव इंडिया हर्पल की तरफ से इस वीडियो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई जगह ये वीडियो देखा गया है। पहले उसने बटन दबाया और पूरा ईवीएम मशीन का पूरा वीडियो बनाया, उसके बाद लास्ट में अपना फेस दिखाया है। ये वीडियो जिस भी व्यक्ति ने बनाया है वो कहीं ना कहीं स्टेटस पर भी लगाकर उसको वायरल किया, उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल भी किया। देखा पर भी चुनाव आयोग जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में सूरज जी जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक कर सभी के पास आएंगे। सूरज जी के पास जाएंगे जो कि जेएमएम पार्टी से हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सूरज जी, चूंकि दूसरे चरण और पहले चरण में जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 3 बजे तक बिहार में जो है वो वोटिंग परसेंटेज 44 कुछ प्रतिशत है सूरज जी। तो ऐसे में ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, आज पहले सुबह ही चूंकि झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ है बिहार पड़ता है, जहां माका संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। सवेरे से लोगों ने पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ वोटिंग किया, लेकिन केंद्र सरकार, भाजपा नीति केंद्र सरकार की जो महंगाई बेरोजगारी के विरोध में युवकों ने बहुत जगह इसका बहिष्कार किया। जिस जिस क्षेत्र में रोड नाले पानी की समस्या थी उसका समाधान नहीं होने के कारण बहुत जगह लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया, जिस कारण वोट परसेंटेज इस बार बहुत कम हो रहा है। साथ ही साथ अभी झारखंड और बिहार में हीट वेव लगातार कई दिनों से चल रही है, उसके वजह से भी कुछ मतदान कम हुआ।
बिल्कुल। और ये तो सूरज जी जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि गर्मी का भी, हालांकि आपने नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार को आपने आड़े हाथों लिया, लेकिन गर्मी जिस तरीके से बिहार में देखने को मिल रही है और लू का भी प्रकोप है, तो क्या एक वजह ये भी है कि जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे अधिक गर्मी की वजह से? इस कारण भी कुछ मतदाता नहीं निकल पा रहे हैं, चूंकि बहुत लोग मतदाता का बूथ जो है 2-3 किलो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वाहन नहीं चलने के कारण, चूंकि चुनाव हो रहा है, सारे वाहन को रोक दिया गया है, जिस वजह से भी मतदान कम हुआ है। लेकिन सरकार की जो नीति थी, जो महंगाई में कंट्रोल नहीं कर पाया, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाया, इसके विरोध में मतदान कम हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। आपका धन्यवाद। अमित जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी से। अमित जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हम अररिया का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी संजय जो है वो मौजूद है। चूंकि उस वक्त उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। संजय, चूंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार की जनता जो है वो काफी आक्रोशित है। पटना में भी आपने देखा कि जिस वक्त हमारी सहयोगी आयुषी वहां के लोगों से सवाल कर रही थी, तो वो लोग काफी आक्रोशित नजर आए। वोट बहिष्कार की उन्होंने बात कही, यानी कि गर्मी तो वजह है ही नहीं, जिस गर्मी और लू का जिक्र लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाराजगी है। अब नाराजगी केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार के लोग नाराज काफी ज्यादा हैं और उसी का असर जो है वो वोटिंग परसेंटेज पे नजर आ रहा है। संजय, देखिए रेखा, नाराजगी होने प्रति आपने मतदाताओं से, अपने जो जनता है उनसे हैं, जब भी उनके सुख दुख की वक्त आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में नजर आते हैं। इस वजह से ये नाराजगी पूर्णिया पूरी टीम गई वहां। इस तरह की समस्याएं देखने को तौर पर स्थानीय मुद्दा इस बार लोकसभा के चुनाव में बन चुका है। बल्कि नरेंद्र मोदी से कोई नाराजगी नहीं है किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो सांस किया जाए, ये इसको लेकर वो नाराजगी है और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें आज तक सांसद से मिला नहीं। जब भी हमारे दुख की का है उनके लिए स्थानीय तौर पर वो मोदी के मिशन में पार है, 400 पार में मिशन में शामिल है, लेकिन का स्थानीय मुद्दा बनकर इस बार चुनाव में दूसरे चरण में भी देखा है। मधुबनी है, झंझारपुर है, माफ कीजिएगा, झंझारपुर में है। तो इन तमाम जगहों पर जो चुनाव होने के संसदीय क्षेत्र में गए, वहां पर कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा बना हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि ये चाहे वो अररिया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, बांका हो, को संजय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि आपकी आवाज़ भी नहीं मिल पा रही है दर्शकों को और तस्वीर भी बेहतर तरीके से दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। सत्येंद्र, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुणाल और आयुषी इस वक्त है। मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में बने रहिए। अभी बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी। अब आपकी बात। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करे मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट।
ब्रेक के बाद चुनावी दंगल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी कुणाल से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, चूंकि झारखंड में चौथे चरण के तहत मतदान होने हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ राज्यों में जो है वो जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, वो तस्वीरें चौंकाने वाली है। चाहे वो बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, वोटिंग परसेंटेज जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रहा है। कुणाल जी बिल्कुल, जो झारखंड में इस बार चुनाव होना है, इसको लेकर जो तस्वीरें नजर आ रही है, इस पर चुनाव आयोग हो या फिर संबंधित पार्टियां, उनको इस पर टैक्स करना चाहिए। चूंकि वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वह चुनाव आयोग द्वारा जो टैक्स दिया गया है अपने अधिकारियों को, वह अधिकारी अपने काम काज को पूरा नहीं कर पाए, अपने वोटरों को अपने चुनाव मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पाए। इसका नतीजा जो है वोटिंग परसेंटेज पे दिख रहा है। पास के राज्य में ऐसी जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, तो झारखंड में भी चुनाव आना है, इस पर जो है काम करना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको रेस हो जाना चाहिए। तस्वीरें में जो भी दिख रही है, आपको बता दें कि वोटरों को लाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि गर्मी का समय है, वह भी असर पहुंचाता है। क्योंकि 12 बजे के बाद जो है लू चलने लगता है, उस पे भी वोटर नहीं पहुंचते हैं। तो उसकी तैयारी यानी सुबह से ही वोटरों को मतदान केंद्र तक कैसे ले जाया जाए, इसको लेकर जो है चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित जो पार्टियां हैं जो चुनाव में अपना जो चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे पार्टियों को जो है वोटरों को समझाना चाहिए कि आपका एक मत से सरकार बन सकता है, एक से हार एक से जीत हो सकती है। तो आपका मताधिकार जो है, आपका मत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सरकार को चुनेंगे तो आपका विकास कार्य होगा। क्योंकि जो जनता है वह नादान होते हैं, अपने वोट के पावर को नहीं जानते हैं कि एक वोट से क्या होना जाना है। आपको पास के जो है विधानसभा यानी दुमका लोकसभा में हम एक गांव का विजिट करने गए थे, वहां पर जो है लाइफ इंडिया हर्पल भी अपील किए थे कि आप लोग वोट बहिष्कार नहीं करें, वोट दें, क्योंकि वह आपका अधिकार है। उनके विकास कार्य नहीं हुए थे, वहां पर कई ऐसे समस्याएं थे जो नहीं हुआ था। इससे नाराज होकर वह लोग वोट देना नहीं चाह रहे थे। तो लाइफ इंडिया हर्पल की टीम जो है उनसे अपील किया कि आप वोट बहिष्कार नहीं करें, हम आपके बातों को आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाएंगे। आपका जो समस्या है कहीं ना कहीं समाधान हो, जो समस्या समाधान अभी नहीं हो पाएगा तो वोट होने के बाद जो जीतेंगे जनप्रतिनिधि, उसके बाद समाधान होगा। तो कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि पर जो है कि जो मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, उसका भी असर जो है वोट पर पड़ता है। जी रेखा के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए एक आखिरी सवाल आयुषी आपसे हम यही करना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या इसको लेकर के प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी पटना में चलाया जा रहा है? क्या ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है क्या? आयुषी आवाज नहीं मिल पा रही है। आयुषी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आयुषी से हमारा संपर्क जो है वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि लोकसभा चुनाव के तहत कई जगहों पर जो है वो फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं और कई जगहों से जो है वोट प्रतिशत भी जो है वो सामने आ चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जो है वो वोट परसेंटेज सामने आ रहा है, वो वोट परसेंटेज जो है वो चुनाव आयोग को परेशान करने वाला ही नज़र आ रहा है, जिस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि चुनावी दंगल में चर्चा के साथ हम दर्शकों को खबरों से भी रूबरू कराएंगे। हमारी सहयोगी आयुषी एक बार आयुषी से बातचीत करने की। आयुषी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि बिहार के कई जगह ऐसे यहाँ पर 7 बजे तक वोटिंग जो है वो होना है, तो ऐसे में क्या लगता है जो समय बढ़ाया गया है इसका असर बिहार में दिखेगा? वोटिंग परसेंटेज में जो कमी देखी जा रही है वो 7 बजे तक जो बढ़ाया गया है उसकी वजह से बढ़ोतरी होगी? आयुषी देखिए रेखा, ये कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी हमने कुछ आम जनता से बात की और जनता काफी आक्रोशित है और कुछ जनता का ये भी कहना है कि जो इतनी धूप और गर्मी है उस वजह से भी लोग जो है घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं और अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं।
और ये गर्मी को देखते हुए कई लोग जो है अपने सांसद से, अपने नेता से जो ना खुश है, उनके काम से ना खुश है, तो ऐसे कई चीजें देखने को मिल रही है। लोगों के बीच में गुस्सा भी है और इसलिए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी कि 7 बजे तक का जो यहाँ पे वोटिंग का समय है, तो उसमें क्या बढ़ोतरी होगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। रेखा, साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम सहयोगियों का धन्यवाद। हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े, आपका भी धन्यवाद। आयुषी का धन्यवाद। संजय जी हमारे साथ जुड़े और साथ ही कुणाल भी जुड़े। आप सभी सहयोगियों का धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए। हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार के अररिया की। दरअसल बिहार के अररिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी झूठ फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त मनमोहन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो को लेकर के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को रखा है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी। अब आपकी बात। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करे मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की।
आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से उन्होंने पैसा छीनने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, अरबपति बना दिए, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 ಅರಬಪತಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹಣ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇವತ್ತು 80% ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं। ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೇವಲ 1% ಜನ, 1% ಜನ ಇವತ್ತು 40% ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಹ। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा एक लाइन में कह देता हूं। ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು सेंटेंस ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। खत्म। ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೋ ಅವರು। बढ़ेंगे आगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में बुधवार को भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मीसा भारती का नाम लेकर पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मीसा भारती के नामकरण को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा कि लालू जी ने नाम नहीं रखा था, हमारे सामने जयप्रकाश नारायण ने नाम रखा था। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस का लालू जी नाम नहीं रखे हैं, हमारा सामने जेपी जी रखे थे, जयप्रकाश नारायण जेपी, उन्होंने नाम रखे थे और लालू जी ने उन्हें भाग रहे थे। बाकी अपना आदमी भेज के हमको कोरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, दर्द हुआ तो कोई नहीं था हमारा घर में। वहाँ खबर गया तो जेपी जी आदमी भी भेजा, 500 रुपया भी दिए। जेपी के नाम रखा हुआ है कि आंदोलन में लोग घूमा था, हम नाम इसको मीसा भारती रखा था, मीसा में लोग घूम रहा था, इसीलिए जेपी जी का नाम रखा हुआ है। भाजपा करिए कि आपकी बार 400 पार सुनिए ना, देश के जनता, बिहार के जनता जिस हालत में है ना, उस पर निर्णय देश के बिहार के जनता लेगी। कहने से नहीं होता है, चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी। जनता से टक्कर है, सरकार बीजेपी से, जनता से, देश के जनता से टक्कर है। अच्छा राबड़ी मैम, प्रधानमंत्री का फिर से आज बिहार दौरा है। अरे आने के कोई नहीं रोक सकता है, आने के लिए कोई नहीं माना सकता है। हमारा बिहार का पूरा देश घूमने के लिए भारतीय जनता दल है, चाहे जदयू है, कोई है, सबका छूट है घूमने के लिए। और देश में 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डीके शिवकुमार जो है वो मतदान करने पहुंचे और मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से भी घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि या तो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल के किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं।
वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वोट डालने के बाद भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कहा कि मतदान करना आपका हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। मतदान आपका करने का हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है। तो प्लीज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और अपनी सरकार बनाएं। किन मुद्दों को लेकर सर आपने वोट किया है? यार मुद्दे हमेशा सही ही है, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होते हैं और तो कोई नया मुद्दा है नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि मैंने कई दिनों से सुना है कि राहुल गांधी और उनकी बहन, उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बिना नाम लिए ही कहा कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब ये कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता के संघर्ष के फलस्वरूप मंदिर में भगवान विराजमान हो गए तब कहते हैं राम तो सबके हैं। सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे, जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे सर? हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज वायनाड में भी चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी है, क्या लगता है समर्थन मिलेगा, जनता देगी? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देगी अगले कुछ दिनों में, अगर राहुल गांधी जी वायनाड में चुनाव हार रहे हैं तो जरूर किसी और दूसरी सीट से लड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई, पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है कहा कि युवाओं ने सोच लिया है कि वो पीएम को अपना नेता चुनना चाहते हैं। पोरबंदर, गुजरात में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बातें कही।
आज फर्स्ट टाइम वोटर्स, नौजवान नवयुवकों के साथ, नवयुवतियों के साथ जो आज संवाद हुआ, उससे स्पष्ट लगा कि हर फर्स्ट टाइम वोटर ने, हर युवा ने अपना मानस बना लिया है कि वो मोदी जी को ही अपना नेता चुनना चाहते हैं। वो मनसुख भाई मांडविया जी की लीडरशिप को पोरबंदर में लाना चाहते हैं, जैसे कि पोरबंदर का डेवलपमेंट हो, पोरबंदर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पोरबंदर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। आज सभी युवाओं ने ये भी तय किया कि पोरबंदर स्टेशन के आसपास के एरिया को किस तरह से अच्छे से उपयोग में लाया जाए, उसके वो सजेशन सभी को देंगे। बढ़ेंगे आगे। जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। ऐसे में जम्मू व कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में आतंकवादियों की मौत हुई और 2 अफसर घायल हो गए। पर कश्मीर आईजीपी विधि कुमार बडी ने कहा कि मुठभेड़ कल रात शुरू हुई थी, जो आज सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उनकी पहचान की जा रही है। इनमें से एक की पहचान सैफुल्ला के तौर पर हुई है। सोपोर में नौपुरा इलाका है जो थाना सोपोर की जुरिस्डिक्शन में आता है। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी सिलसिले में जब ये लोग वहां का सर्च शुरू करा तो वहां से टेररिस्ट की तरफ से पुलिस पार्टी पे, यहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRPF की पार्टियां थी, उन पे फायर हुआ। तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर अभी तक, क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीजों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं। सर रिसेंटली जो बारामूला में पिछली 2 किलिंग्स हुई आम शहरियों की, क्या उनमें से ये मुलव्वस थे? ये अभी तफ्तीश का मौजू है, इस पे अभी इतनी जल्दी कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में ऐसा होना है, आप क्या बताएंगे? क्या बताना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे? ये सुरक्षा बलों की यहाँ पे मुस्तैदी का कारण है और हम लोग पुरज़्म है इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी यहाँ पे एक सेफ पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, CRP हो, यह इस चीज का यहाँ पे जो है अपना माहौल को पीसफुल बनाने में और इस टाइप के जो टेररिस्ट इंसिडेंट को कम करने के लिए हमेशा से पुरज़्म है। उनको टाइमली इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनकी कैफियत अभी स्टेबल है। तो उस सिलसिले में आगे उनको जो है बाकी जो तिब्बी इलाज है उनका सरकारी अस्पताल में आगे चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सभी व्यवस्थाओं का आकलन और विश्लेषण किया है। जो भी तैयारियां जरूरी है सभी तैयारियां कर ली गई है। जहां भी सुधार की जरूरत थी, सड़कें, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्तरां और पुलिस यातायात व्यवस्था सभी पर चर्चा की गई है। उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे
जारी रहेंगे और उस पूंजी के संबंध में आज बैठक हुई है। इस बार मई से शुरू हो रही है और पंजीकरण अभी तक 12 लाख को पार कर चुका है। क्या मानते हैं इस बार यात्री में अधिक हो सकते हैं, चुनौती भी अधिक है? वही चुनौती हमारे लिए यात्रा हर वर्ष है, अच्छी यात्रा करवाना, अच्छे दर्शन करवाना, लोगों को कोई परेशानी न हो, ये चुनौती हमारे लिए हर बार रहेगी। और पिछले वर्ष 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, अभी तक आज लगभग 16 लाख के लगभग आज संख्या पहुंचने वाली है, अभी जो आंकड़े अभी लिए थे हमने। तो इस लिहाज से यात्रा हमारी बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए सबकी सुविधा का हमें ध्यान रखना है, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, आसानी से उनकी यात्रा हो, सरलता से यात्रा हो। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही, लेकिन